सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखीरा। आज अपना टॉपिक है घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिकों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिकों के प्रभाव को समझने के लिए अपने कोई समस्थानिक पर विचार करते हैं। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप क्या होता है। तो समस्थानिक उन्हें कहा जाता है जिनके लिए परमाणु क्रमांक समान होता है जबकि द्रव्यमान संख्या में भिन्नता रखते हैं, यानी कि Z सेम होता है जबकि A में भिन्नता रखते हैं। उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले, कार्बन के समस्थानिकों की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या या तो 12 हो सकती है। और आप सभी जानते हो कार्बन 13 भी प्रकृति के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये प्रकृति के अंदर 1% ही कार्बन 13 पाया जाता है, ज़्यादातर कार्बन 12 पाए जाते हैं। तो ये कार्बन के एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। इसका कोई कंपाउंड ले ले, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया यानी कि CO ले लिया, तो ये कंपाउंड है CO और ये CO है। इसमें इसका द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होने के कारण ये हल्का सा भारी है। ये भारी होने के कारण यानी कि इसके अंदर द्रव्यमान बढ़ गया। द्रव्यमान बढ़ गया तो I बराबर क्या होता है, म्यू आर की स्क्वायर। और म्यू क्या होता है, म्यू आप जानते हो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि म्यू होता है यहाँ पर रिड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान कहा जाता है। और m बढ़ गया, यहाँ की तुलना में यहाँ m बढ़ गया। m बढ़ने से क्या हो जाता है, म्यू बढ़ जाता है। m बढ़ जाएगा तो म्यू बढ़ जाएगा और म्यू बढ़ जाएगा तो I बढ़ जाएगा। तो I बढ़ने से क्या होता है, हम जानते हैं घूर्णन नियतांक होता है, जिस घूर्णन नियतांक को अपने B से कहते हैं। और B बराबर क्या होता है, H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC। और I की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, B बराबर H अपॉन 8 पाई स्क्वायर, I की जगह म्यू आर की स्क्वायर लिख सकते हैं C। और म्यू बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, B कम हो जाएगा, यानी कि म्यू बढ़ने से B कम हो जाता है। अपने थोड़ा सा घूर्णन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था, देखो ध्यान से। घूर्णन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जैसे मान लो कि J बराबर 0 है। J बराबर 0 के लिए जो एनर्जी आती है, यानी कि तरंग संख्या E0 के लिए अपने कह दें E0 बराबर ये सूत्र होता है कि BJ प्लस 1। और J का मान यदि 0 रखें अपने, तो J का मान 0 रखते हैं तो ये मान आ जाएगा 0, तो टोटल ये मान आएगा 0। और यदि J का मान 1 रख दें, J का मान 1 रख दें तो E1 का मान क्या आएगा कि BJ प्लस 1 होता है। और J का मान 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, B इंटू 1 और 1 प्लस 1 तो 2, तो ये मान आ जाएगा 2B। तो इसके लिए आएगा, ये मान होगा 2B। पहले के लिए क्या आया, 0, क्योंकि B 0 और 0 प्लस 1, BJ प्लस 1 होता है, तो ये मान आया 0। पहले का 0, दूसरे का 2B। इसी प्रकार J बराबर 3 रखते हैं। जैसे मान लो ये मान था, पहले का मान आया 0, दूसरे का मान आया 2B। इसी प्रकार यदि J बराबर 3 रखेंगे तो ये मान आएगा 6B। और J का मान 4 रखेंगे तो ये आप 4 रख कर देखोगे तो ये अंतर है, ये अपने को पता है कि ये 2B होता है और ये अंतर होता है। ये अनुपातिक रूप से तो नहीं लिया, अनुपातिक थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें तो ये 2B होता है, ये 4B होता है और ये 6B का गैप होता है। तो यहाँ पर जो डाटा आएंगे उनके मान कितने कितने होंगे देखो। तो पहला 0B आएगा, दूसरा क्या आएगा 2B आएगा, और 2B में 4B का गैप होता है तो 2B और 4B 6B, और 6B 12B। और देखो 2 4 6, तो ये गैप, अगला गैप आएगा वो 8B का होगा। और 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20B। तो ये इस प्रकार से रोटेशनल स्पेक्ट्रा
के अंदर अपने जानते हैं कि तरंग संख्या ईजे बार का मान क्या होता है, बी जे प्लस 1 होता है सेमी की इनवर्स में। और जे का मान अपने यहाँ से रख कर अपने डाटा ज्ञात कर सकते हैं। जे का मान 0 रखा, 1 रखा, जे का मान 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और 4 रखा। 0 से लगना है, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से अपने रखते जाएंगे तो ये डाटा प्राप्त होते जाएंगे। जैसे जे का मान 2 रखा तो 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 तो 3 इंटू 2 6, तो 6 भी आ गया। जे का मान 3 रखा तो 3 और 4, 3 इंटू 4 12। इसी प्रकार 4 रखो तो 4 5 इंटू 4 20। तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपने जो स्पेक्ट्रमी लाइन है उसके बीच के डिफरेंस देखो। ये स्पेक्ट्रमी लाइन अपने को प्राप्त हो तो यहाँ पर जो गैप आता है वो 2b का आता है, क्योंकि ये इस संक्रमण के बाद में ये संक्रमण हो सकता है। तो इसका अंतर 2b का, इसका अंतर 4b का है, तो इसका अंतर क्या होगा 2b का, यानी कि 2b और 4b का अंतर 2b का। इसी प्रकार अगली जो स्पेक्ट्रमी रेखा आएगी वो क्या होगी, यहाँ पर 4b है, यहाँ पर 6b है, तो ये भी कितनी होगा, इसका अंतराल भी 2b आएगा। इसी प्रकार से ये 8b का गैप है और ये 6b का गैप है, तो इसका अंतराल भी क्या होगा 2b आएगा। तो इस प्रकार से अपने देखेंगे कि स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं बढ़ती है वो 2b अंतराल में प्राप्त अपने को होती है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी 2b होती है, वो निश्चित होती है जब क्या हो, अपने कोई भी कंपाउंड लिया जाए। लेकिन यदि कंपाउंड में ये मान लो CO के लिए था, ये मान लो कि CO के लिए था और C, इसमें C क्या है 12 है। यदि C12 की जगह C13 आ गया, यहाँ पर CO में C13 आ गया तो क्या होगा, C13 आने से क्या हुआ कि M बढ़ गया। C13 आने से क्या हुआ, M बढ़ गया। M बढ़ने से जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया। अब क्या किया, C13 आ गया। C13 का मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो ज़्यादा है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया। द्रव्यमान बढ़ गया तो इसका म्यू बढ़ गया, और द्रव्यमान बढ़ने से क्या हो जाता है, आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। और जड़त्व आघूर्ण I बढ़ गया तो B घट गया, क्योंकि अपने जानते हैं I बराबर क्या होता है म्यू आर की स्क्वायर, और म्यू बढ़ गया तो B कम हो गया, B कम हो गया तो ऊर्जा कम हो गई। अब आप कहोगे ये तो तरंग संख्या है, तरंग संख्या का मात्रक सेमी की इनवर्स होता है, इसको ऊर्जा कौन कह देगा। ये क्योंकि अपने को तरंग संख्या का पता हो तो अपने जानते हैं कि यदि अपने को न्यू बार को ही अपनी ईजी बार कहा इस पाठ में, तो तरंग संख्या का पता हो तो अपने को ऊर्जा चाहिए, तो इसको hc से गुणा कर दो, क्योंकि अपने जानते हैं E बराबर h न्यू होता है, और न्यू की जगह अपने कभी भी c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, और 1 बाई लैम्डा को ही तो न्यू बार कहा है या ईजे बार कहा है। ईजे बार पता है तो 80 से गुणा कर कर कभी भी आप ऊर्जा है वो निकाल सकते हैं जूल वाली। तो सेमी के इनवर्स के अंदर ऊर्जा दी हुई हो तो उसको hc से गुणा करो तो वो जूल में बदल जाएगी। तो यहाँ पर ऊर्जा का सूत्र आज ये कुल मिलाकर एक प्रकार की ऊर्जा ही है, क्योंकि 80 से गुणा करते ही ये जूल में बदल जाती है। अब देखो B कम हो गया तो ऊर्जा कम हो गई, तो यानी कि यहाँ पर तो 0 वाली तो 0 ही रहेगी, लेकिन आगे क्या होगा 2B है, तो ये 2B लेकिन 2B ही नहीं है, तो फिर क्या होगी, ये इसको कहेंगे थोड़ी सी कम हो गई, ये 2B नहीं ये 2B डैश है, ये 2B इसको क्या कहते हैं डैश कहते हैं, क्योंकि पहले वाली B नहीं रही, अब म्यू बढ़ने से इसको B को B डैश कहें, क्योंकि जो पहले आई थी वो इसके लिए थी, अब आई है वो इसके लिए है, CO13 के लिए। द्रव्यमान बढ़ गया
तो आई बढ़ गया तो बी घट गया। पहले वाले बी को बी कहता था, अब वाले बी को बी डैश कह दें तो ये 2b डैश हो जाएगी, और ये एनर्जी है वो 6b की बजाय क्या हो जाएगी, 6b डैश कह दूं मैं। और ये एनर्जी जो 12 थी इसको 12b डैश कह दे, और ये जो एनर्जी थी वो 20b थी तो इसको 20b डैश कह दिया जाए। तो क्या होगा, मामला इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका जो अंतराल है उससे अब ये 2b डैश हो गया, इसका क्या हो गया 4b डैश हो गया, इसका क्या हो गया 6b डैश हो गया, इसका अंतराल क्या हो गया 8b डैश हो गया। तो जो पहले b था उनके बीच की दूरी सेम थी, वो पहले तो b थी, अब क्या हो गया है b डैश आया है। तो पहली जो अंतराल होगा उसको क्या कहा जाएगा 2b डैश कहा जाएगा। इस प्रकार से यानी कि अब जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं के बीच में पहले जो दूरी थी 2b थी, अब क्या हो गया है 2b डैश हो गया है, यानी कि ये मान थोड़ा सा कम हो गया है। तो जो पहले b आ रही थी वो क्या हो गई है b डैश हो गई है, यानी कि जो पहले 2b थी वो 2b नहीं रही है 2b डैश हो गई है। पहले स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच की दूरी ज़्यादा थी, अब क्या हो गई है स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच की दूरी कम हो गई है, क्योंकि समस्थानिक बाहरी समस्थानिक आ जाएगा तो ये बीच की दूरी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब समस्थानिक के हल्का भी हो सकता है तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, यानी कि बी नहीं रहेगी, बी डैश हो जाएगी, बी डैश है। ओके, तो ऐसा होता है। तो ये था आइसोटोप इफेक्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कि घूर्णन स्पेक्ट्रा पर आइसोटोप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपने सीधी सी बात है, आइसोटोप में क्या होगा द्रव्यमान चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज होने से आई चेंज होगा, आई चेंज होने से बी चेंज होगा, बी चेंज होने से तो बी तो सब कुछ ही बी है, यानी कि बी सब कुछ ही होती है।